गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, बाकी सबको भी जुड़ने देते हैं। क्या आप मेरी आवाज आप तक सब तक सही से आ रही है? धर्म, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप मेरे को एक बार बताइए कि आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आप ऑडिबल है। ओके, थैंक यू। आज का जो सेशन है वो एथिक्स की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर प्लान किया है, और उसका मेन रीजन क्यों इस सेशन को अपन रख रहे हैं, उसका कारण ये है कि अगर आपको अच्छी केस स्टडीज लिखनी है या केस स्टडीज को आपको अप्रोच करना है, तो वहां पे अगर आप ये नहीं समझते हैं कि कौन से तरीके के एथिकल डिलेमास आ रहे हैं या आपके आंसर्स में किस तरीके के एथिकल डिलेमास को टैकल किया जा रहा है, तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो टर्म्स हैं वो बेसिक टर्म्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज जो है अपने को लिखनी चाहिए, कौन कौन से मेजर की एरियाज हैं जिसको अपने को आइडेंटिफाई करके अपने को आंसर्स में ऐड ऑन करना चाहिए। तो उन सारी चीजों को अपन इस सेशन में देखेंगे। और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो लेट्स वेट फॉर 5 to 4-5 मिनट्स। तब तक किसी की भी कोई सवाल उत्तर हम ले सकते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई सजेशन हो, कोई बात हो। शुरू करने से पहले अभी किसी के कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई चीज जो बोलना चाह रहे हैं या बात पूछना चाह रहे हैं, कल के सेशन से रिलेटेड कोई बात, कोई कमेंट, कोई सजेशन वो हमें देना चाह रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं। वी विल वेट फॉर 2-3 more minutes, उसके बाद वी विल स्टार्ट। किसी को कोई सजेशन, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अपन स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ बेसिक चीजें मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने आप लोग खुद भी तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अब तक एथिक्स का टॉपिक पढ़ भी लिया होगा, तो एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम, इन तीन चीजों में आप क्या समझते हैं? इसके बारे में कोई मेरे को ब्रीफ में बता सकता है तो बताइए, क्योंकि फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना आगे का कि होता क्या है, एथिक्स है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एथिक्स को, इसकी जरूरत क्या है, और कहाँ आपको सिस्टम में ये कहाँ यूज आता है, कि क्या वाकई में एथिकल होने की जरूरत है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या इस पे मेरे को कोई जवाब देना चाहता है तो दे सकता है।
कोई भी एक जना एक्सप्लेन कर सकता है कि एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस क्या होता है? अभी उसके बाद फिर अपन आगे एक एक टर्म्स को देखते जाएंगे। कोई तो होगा, इतने सारे लोग पढ़ रहे, सबने तैयारी कर ली है, सब एथिक्स 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 करते हैं, तो किसी को तो आता होगा एथिक्स क्या होता है। ओके, लेट मी रीइटरेट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। आज का जो सेशन है वो टर्मिनोलॉजीज पे है। ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि अगर आपको एक अच्छा केस स्टडी में आंसर लिखना है या एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके अंदर यस जी राठौड़, मैंने आपको अलाउ किया है, प्लीज इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड अनम्यूट करिए और फिर आप बोल सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर इफ यू वांट टू से समथिंग। Sorry sir, it is done by mistake. नॉट एन इशू, अगर आप अभी भी कुछ बता सकते हैं तो बता, प्लीज मोस्ट वेलकम। Sorry sir. वो आपने पढ़ा तो हो गई, एथिक्स क्या है। एनीवेज, चलिए अब अपन अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अगेन वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमारा जो एस्पेक्ट है एथिक्स का, उसमें कई सारे ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जो हम रिपीटेटिवली हर जगह पे पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि वो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। और बहुत सारे लोगों को इसमें ये क्वेश्चन रहता है या डाउट रहता है कि हम अच्छा आंसर कैसे लिखें सर, और कैसे अपनी केस स्टडीज को इफेक्टिव बनाएं। तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है कि इफ यू नो दीज टर्मिनोलॉजीज, अगर इन टर्मिनोलॉजीज को आपने सही से समझा हुआ है तो आप अपना आंसर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और बेसिकली जो भी केस स्टडीज होती हैं तो वहां पे एथिकल डिलेमास जो आते हैं, एथिकल डिलेमा क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। एथिकल डिलेमास जो आते हैं वो इन पर्टिकुलर टर्म्स, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अगेंस्ट ही आते हैं। तो अगर अपने को ये वैल्यूज और ये जो टर्म्स हैं ये अगर ढंग से पता हो तो हम अपनी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी इस सेशन में आज मैंने 68 के अराउंड टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रखी हैं, जिसको अभी हम लेके जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा होगा कि बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो आपने पढ़ी हुई भी होंगी, आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपको उसके बारे में क्लैरिटी भी होगी। बट कुछ जगहों पे हो सकता है कि कुछ कीवर्ड्स इस तरीके के हों जो आपके लिए हेल्पफुल हों अपने आंसर्स में लिखने के लिए और एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसलिए इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे, जल्दी गो थ्रू कर लेंगे। मैंने उसमें वैसे भी ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो सबसे बेसिक चीज है कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एथिक्स, ये एथिक्स होता क्या है एक्चुअली। अगर आपने जब मोस्ट ऑफ यू एज द एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी नियर, मुझे यकीन है कि आप सबने ये चीज पढ़ रखी होगी कि एथिक्स का जो वर्ड है वो टर्म आया है ग्रीक वर्ड इथोस से, जिसका मतलब होता है कस्टम और हैबिट से। अब जो इथोस हैं, तो अब कस्टम और हैबिट तो मोरालिटी भी है और कस्टम और हैबिट जो है वो आपकी एथिक्स भी है। तो एथिक्स और मोरालिटी में अंतर कैसे आ जाता है उसको भी अपन देखते हैं। तो एथिक्स बेसिकली इट्स ए डिसिप्लिन जो आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि वो एथिकल है या नहीं। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपके एक्शंस को, किसी भी तरीके के जो एक्शंस हैं उसको सोशल नॉर्म्स पे या सोसाइटल नॉर्म्स पे जज करने का। अब ये डिटर्मिनेंट्स कैसे होते हैं, पीरा राम जी इसमें हिंदी में भी है, आगे हिंदी में भी है, इसलिए आप देखते जाएं इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो सोशल नॉर्म्स सबसे पहली चीज, दूसरा जो रिलीजियस कस्टम्स हैं या रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो, तीसरी जो चीज होती है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या जहाँ पे डिफाइंड प्री डिफाइंड लॉज हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एथिकलिटी को गवर्न करता है। और चौथा एस्पेक्ट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, वो होता है कि इंडिविजुअल की नॉलेज। जैसे जैसे वो
बढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी सिस्टम, उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी सोसाइटी डेवलप्स, उसके हिसाब से एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप होते जाते हैं। तो एथिक्स जो है वो एक्शंस और इंडिविजुअल्स के मतलब कंडक्ट और एक्शंस पे फोकस करके जो जजमेंट होता है उसको हम एथिक्स का पार्ट मानते हैं। अब यही देखते हैं कि डिफरेंस जो है वो मोरालिटी में कैसे आ जाता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एथिक्स जो है वो समय और परिप्रेक्ष्य में बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब सती प्रथा है, तो सती प्रथा आज के टाइम में तो एथिकल नहीं है, पर जब जस्ट ए सेकेंड, कोई एक अर्जेंट कॉल है, जस्ट ए सेकेंड। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो एथिक्स है उसके मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा जो है वो आज के टाइम पे एथिकल नहीं है, बट जिस टाइम पहले वो होती थी तो वो उस टाइम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और सोसाइटी के नॉर्म्स उसी तरीके के थे, तो वो उस वक्त एथिकल कंसिडर की जा सकती है। तो एथिक्स जो है और वैल्यूज जो है वो सोसाइटी टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अब यहाँ मैंने एक कोलैबोरेशन, एक कोऑर्डिनेशन भी यहाँ बना के दिखाया। देखिए आप कि एथिक्स और मोरालिटी में वैल्यूज से क्या फर्क पड़ता है। वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज जो इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, ये आपकी ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, ये सब चीजें जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज योर वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या होती हैं? ये एक बेंचमार्किंग है जिसके अगेंस्ट आप अपनी जजमेंट देखते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा जजमेंट, किस तरीके का जजमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वैल्यू से क्या होता है? वैल्यू से डिराइव होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड से डिराइव होता है हमारा बिहेवियर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वैल्यूज और एथिक्स और मोरालिटी के बीच में, तो उससे चीज क्लियर होती है। अब मोरालिटी क्या होती है? अभी आपने जब बचपन में स्पेशली आप पढ़ते होंगे मॉरल साइंस के बारे में, जिसमें हम ये बात करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मॉरली करेक्ट होना चाहिए। तो मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल की खुद की होती है, जिससे वो उसको हेल्प मिलता है कि वो किस तरीके से राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके। तो एक तरफ है एथिक्स, एक तरफ है मोरालिटी। एथिक्स जो है वो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से डेवलप होता रहता है और वो चेंज होता रहता है। उसमें फॉर एग्जांपल अभी गे मैरिजेस हैं, एलजीबीटी है, ये सब जो हैं इनको अब मान्यता मिल रही है, इनको एप्लीकेबिलिटी इनकी ओके हो गई है सोसाइटी के अंदर, तो ये एथिकल हो गए। बट मॉरली फिर भी ये गलत हैं, कई जगहों पे कस्टम्स के हिसाब से, कई जगहों पे रिलीजियस हिसाब से। तो ये जो डिफरेंस है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एथिकलिटी में क्या डिफरेंस है और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। तो मोरालिटी इज मोर इंटरनल, एथिकलिटी इज मोर एक्सटर्नल। तो इससे जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे उसमें वैसे मैंने हिंदी में भी इसको टर्मिनोलॉजी यहाँ लिख रखी है, सबकी नैतिकता और उसमें एथिक्स में क्या अंतर होता है। फिर एक होता है इथोस। इथोस की अगर हम बात करें तो इथोस भी अगेन, इथोस का जैसे अपन ने कहा था कि इथोस वर्ड से बना है, तो इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर अगेन, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंटरलिंक्ड वर्ड्स हैं। कैरेक्टर को अगर अपन देखें तो कैरेक्टर जो है वो वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिससे आपकी एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं आपके लाइफ के, आपके सिस्टम के, आपके कम्युनिटी के, आपके इंडिविजुअली बिहेवियर के, जिससे आप कोई डिसीजंस लेते हैं। बिलीफ्स और आइडियल्स जिसको हम कहते हैं वो आपका कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही चल के आपके वैल्यू सिस्टम में भी इनग्रेन होते रहते हैं। तो वो इथोस जो है, अगेन इथोस इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स। अब चूंकि ये सारी बातें हम ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें इंडिविजुअल इम्पैक्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें एक टर्म आता है कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है? जिसको हम कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज, हमें एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारे अंदर से वो वैल्यू, अंदर से कोई भावना जो है वो निकल के आ रही है। तो कंसाइंस कैसे ये डिसीजन लेता है? तो एक्चुअली कंसाइंस भी अगेन वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे ही डिसाइड करता है कि किस तरीके की आपका जजमेंट होगा या किस तरीके का आपका एक्शन होगा। तो कंसाइंस इज अगेन ए कॉग्निटिव प्रोसेस, इट्स एक मतलब आप इंट्रा ब्रेन प्रोसेस समझ लीजिए, जिसमें हम हमारे इमोशंस और रैशनल एसोसिएशंस जो है, मतलब जो
जो वैल्यू सिस्टम हमने अपने अंदर इनग्रेन किया है, उसके बेसिस पे जो हम डिसीजंस लेते हैं, तो वो जिसको हम एक हिंदी में एक और टर्म जिसको हम यूज करते हैं, हिंदी का तो नहीं टर्म है, उर्दू का टर्म है जमीर, कि हमारा जमीर नहीं मान रहा है। तो वो जमीर कौन है? आपका वैल्यू सिस्टम है, कि उसके थ्रू ही आपकी जो प्रोसेस है वो डेवलप हो रही है। तो ये अंतरात्मा की आवाज जो है, अपन एक बार पहले इनको फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या ये चीजें हैं, उसके बाद फिर अपन इसको ये देखेंगे कि यूज कैसे करते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है वर्च्यू। अब वर्च्यू को डिस्कस करने से के साथ साथ में यहाँ मैंने एक और चीज हाईलाइट कर रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली ये पार्ट जो है ये तो इनफैक्ट यूपीएससी में भी पूछा हुआ है और आरपीएससी में भी ये पार्ट सीधे सीधे क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया गया था कि प्लेटो की कार्डिनल वर्च्यूज क्या है। तो पहले बात समझते हैं कि वर्च्यू होता क्या है। वर्च्यू अगेन नैतिक गुण, आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो एथिकली कितना स्ट्रांग है, उसका वो गुण जो है वो कितना अच्छा है, या उससे सिद्धांत से मतलब आपके जो पर्टिकुलर करने का जो काम करने का जो तरीका है उसके फाउंडेशन को वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे मॉरल बीइंग की तरह काम करते हैं। तो ये जो वर्च्यू है, तो अगर अपन यहाँ पे मैं एक और चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कोई नोट्स बनाएंगे या कोई चीज पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने वर्च्यू के सामने लिख दिया कि मॉरल एक्सीलेंस प्लस फाउंडेशन इज इक्वल टू गुड मॉडल बीइंग, तो ये एक तरीके से हमने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी कर दिया। इस तरीके के अगर आपके पास नोट्स होंगे तब आप उसको वापस से रिवाइज कर पाओगे और आप उसको ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीजें आपके आंसर्स में होनी चाहिए। तो अब उसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नैतिक उत्कृष्टता और उसका आपका जो नींव है बेसिक नैतिक नींव जिसको कह सकते हैं, तो ये दोनों मिलके ही एक अच्छे व्यवहार को और अच्छे मानव को चरित्र को डेवलप करेंगे। तो ये पार्ट जो है ये दीज टर्म्स शुड बी देयर इन योर आंसर। अब प्लेटो की जो कार्डिनल वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, तो प्लेटो की कार्डिनल वैल्यूज जो है उसमें 4 कार्डिनल वैल्यूज उन्होंने मानी है। एक तो सबसे पहली कार्डिनल वैल्यू है जिसको टेम्परेंस संयम कहते हैं, दूसरी कार्डिनल वैल्यू जो मानी है वो है विवेक, तीसरा साहस और चौथा न्याय। तो ये 4 कार्डिनल वैल्यूज वैसे भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये इसको आप कोट भी कर सकते हैं और इस पे स्पेसिफिकली आई थिंक 2016 के आरएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा गया था। आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसको इसलिए स्टार मार्क कर दिया मैंने, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और नहीं तो आप अपने वैसे भी अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो किसी अच्छे सिविल सर्वेंट में या किसी एडमिनिस्ट्रेटर में या किसी लीडर के अंदर होनी चाहिए, तो ये कार्डिनल वैल्यूज जो हैं ये हर आंसर का पार्ट होंगी। अब चूंकि हम बात करते जा रहे हैं बिहेवियर की, हम बात कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम की, तो उसमें फिर चीज आती है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। एप्टीट्यूड जो होता है किसी नई चीज को सीखने की स्किल्स या आपकी एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कुछ दिन पहले एक माइंड मैप का आपसे वीडियो शेयर किया था, तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने माइंड मैप्स पहली बार बनाए थे, बट उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट किया और उस चीज को अडॉप्ट करके अपने सिस्टम में इनग्रेन कर लिया, उसको वो बनाने लग गए। तो ये तो हुआ उनका एप्टीट्यूड की वो कितनी अच्छी तरीके से उसको सीखते हैं। एक होता है एटीट्यूड। अब हमने आपसे कुछ शेयर किया, पर अगर आपको ये लगता है कि नहीं ऑलरेडी मेरा जो मेथड है या जो मेरा जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और मैं ये जो नई चीज सिखा रहे हैं इसको सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इस पे अपने ही सिस्टम से ऑलरेडी अच्छे से चीज कर सकता हूं, तो वो जो चीज हो गया वो हो गया आपका एटीट्यूड, किसी भी चीज की प्रति आपका रवैया, बिहेवियर। तो इन दोनों का एक इंटरकनेक्शन है। इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव देन आप में वो एप्टीट्यूड नहीं भी होगा तो भी आप वो एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप में वो एप्टीट्यूड भी होगा तब भी आप उस चीज को करने की तरफ नहीं जाएंगे, आप उसमें झिझकेंगे। तो हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या ये चीज करते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो वहां आप देखिएगा कि 80% वो नहीं करने के कारण आपका एटीट्यूड होता है, ना कि आपका एप्टीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड अगर राइट होता है तो हम एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब एप्टीट्यूड अच्छा है
तो एटीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे स्पेशली अगर कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों होना चाहिए या पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव चेंजेस की तरफ पुश करता है, वो एक सकारात्मक सोच की तरफ लेकर आता है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो एक अच्छी टीम बना सकता है और एक अच्छी सोच के साथ समाज को आगे की तरफ ले जा सकता है। तो ये टर्म अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके हर केस स्टडी के, मोस्ट ऑफ द केस स्टडी में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां आपको अपने आंसर में इसको जो सिनेरियो दे रखा होगा उसके हिसाब से कि सिनेरियो में किस तरीके से आप अपना एक्शन लेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो टर्म है मॉरल एटीट्यूड। अगेन अब एटीट्यूड को भी अपन ने क्लासिफाई कर दिया मॉरल एटीट्यूड में। मॉरल एटीट्यूड जो है आपकी एथिकलिटी के बेस पे जो एटीट्यूड आपका रहता है वो आपका मॉरल एटीट्यूड है। तो इसमें वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है कि सांप के प्रति मेरा रवैया कैसा है, तो वो कोई मोरालिटी से रिलेटेड नहीं है, बट माय एटीट्यूड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जिसमें मैं डेमोक्रेटिक सेटअप को अच्छा मानता हूं या नहीं मानता हूं, ऑटोक्रेसी को पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, तो वो मॉरल अंडरटोन से गवर्न होता है, हमारी वैल्यू सिस्टम से गवर्न होता है। तो वो एक आपका मॉरल एटीट्यूड हो गया। पॉलिटिकल एटीट्यूड भी सिमिलर लाइंस में, आपकी किस तरीके की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपका किस पार्टी को या किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप फेवर करते हो। तो जरूरी नहीं है कि एथिकली जो ये एक तरीके से उसकी सब ब्रांचेस हैं एटीट्यूड की, कि आप पॉलिटिकल एटीट्यूड में किस तरीके से किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कितना तवज्जो देते हो। इसके बाद जो टर्म है वो टर्म है नॉन पार्टीसन। ये अगेन स्पेशली वो केस स्टडीज जिसके अंदर हमारे को जो इस तरीके के सिनेरियोज पे बात करनी होगी, जहां पे कहीं एक सिविल सर्वेंट को एक पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उसको कोई डिसीजन मेकिंग एथिकल डिलेमा आ रहा है, तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी जो ये कहती है कि जहां जो भी डिसीजन या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या साइड या पार्टी के साथ में एक तरफा व्यवहार नहीं करता है, तो वो गैर मतलब एक तरीके, इसलिए इसका मतलब यही होता है गैर पक्षपात पूर्ण व्यवहार, रवैया। तो वो चीज डिसाइड करती है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन इम्पार्शियल है कि नहीं। अब इम्पार्शियल, जैसे एक इम्पार्शियल वर्ड आ गया तो इम्पार्शियल भी अपने आप में एक वैल्यू होगी, वो भी अपन आगे देखते हैं। अब एक और दो इस तरीके की टर्म्स होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। एक होती है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी क्या करता है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको समान स्तर पे समान मौके देना। अब समान मौके देना और समरूपता के अनुसार उनको मौके देना में अंतर है। मतलब कि अब समान मौके देना मतलब सबको लेट से अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को और मेरे को दोनों को 10-10 रुपए दे देंगे तो मेरे लिए हो सकता है 10 रुपए की वैल्यू हो, बट उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। या 1 लाख रुपए दे देंगे तो मेरे लिए उस वैल्यू होगी, मुकेश अंबानी के लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी। बट अब मुकेश अंबानी को और मेरे को दोनों को अगर मेरे पास उनके जितने रुपए नहीं है तो मेरे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उसके बराबर ले आना इक्विटी कहलाता है, और दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना इक्वालिटी कहलाता है। इसको आपने एक बहुत फेमस इमेज होगी जो आपने कई बार देखी भी होगी, वो इमेज ये है जो कि जैसे ये 3 तरीके के तीन लोग हैं, उनकी हाइट में डिफरेंसेस हैं, और अब वो मैच देखना चाह रहे हैं। तो मैच देखना चाह रहे हैं तो अपन ने उनको तीनों को एक सेम तरीके की स्टूल्स दे दी। तो तीनों को जब सेम स्टूल्स दे दी तो इसमें से 2 लोग तो देख पा रहे हैं पर एक नहीं देख पा रहा है, और दूसरा भी जो है वो अच्छे से उसको नहीं व्यू कर पा रहा है। तो ये तो हो गया इक्वालिटी कि हमने सबको बराबर चीज दे दी है और सबके लिए हमने हमारा जो ट्रीट है वो सब सेम है। अब दूसरी चीज है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी जो है जिसमें जो सबसे ऊंची हाइट वाला था, जो बड़ा था, जिसको जरूरत नहीं थी तो उसको हमने चीज नहीं दी, बाकी 2 को उनकी नीड के अकॉर्डिंग
ताकि वो सब सेम लेवल पे आ जाए। तो आउटपुट यहाँ देखिए कि यहाँ जो चीज है वो सब बराबर हो गई, बट जो इनिशियल लेवल था वो दोनों का, तीनों का अलग अलग उस लेवल पे आ गए। तो अब जो यहाँ एक एग्जाम्पल है जो हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें बहुत डिबेट्स होती रहती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप भी है एक तरीके से सोशल अपब्रिंगिंग का। तो उसमें जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो एक रिजर्वेशन का जो पार्ट है, वो रिजर्वेशन का पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी, कि जो लोग, जो तबके पीछे रह गए हैं, उनको समान स्तर पे लाने के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में इक्वल इस तरीके के सिनेरियोज भी क्रिएट करना जिससे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये डिफरेंस होता है इक्वालिटी और इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी भी आपको कई बार अपने आंसर्स में लिखनी पड़ेगी। अब एक चीज आती है रैशनैलिटी, जिसको हम कहते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग रैशनल, या मतलब जिसमें हम कोई भी चीज डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, तो वो हम अब फैक्ट्स बेस्ड और एग्रीएबल एविडेंसेस के बेस्ड पे ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ अगेन जब रैशनैलिटी की बात करेंगे तो फिर मैं वापस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। आप बताना कि कहाँ की गई है। वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का जो कारण है, उससे क्या होता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा तो आपका जो नजरिया है, आपका जो तरीका है सोचने का, वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिविटी अगेन एक कीवर्ड है, वो भी हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो साइंटिफिक टेम्पर जो है वो आपको रैशनल बिहेवियर की तरफ ले जाता है। जब अपन रैशनल बिहेवियर करते हैं तो अपन जो है अपना जो एक्शंस हैं वो किसी एक कन्फॉर्मिटी या बायसनेस की तरफ नहीं होता है, वो फैक्ट्स और किसी आधार के बेस पे अपन वो डिसीजन लेते हैं। तो अब रैशनैलिटी के बाद अब बात आती है कि लीगैलिटी। अब देखिए जब कोई आधार की बात हम कर रहे हैं तो आधार जैसे हमने एथिक्स के स्टार्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, तो वहां हमने देखा था सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, वहां हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, वहां हमने देखा था नॉलेज हो सकता है, वहां हमने देखा था कि जो कस्टम्स हैं या रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो उसका आधार हो सकता है। तो अगेन सिमिलर तरीके से लीगैलिटी जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग किसी चीज की कंफर्मिटी, लीगैलिटी। 377 कुछ टाइम पहले तक इलीगल था, अब लीगल है। तो पहले तो उसकी लीगैलिटी नहीं थी, अब वो लीगल हो गया। तो ये जो टर्म्स हैं, मतलब ये हैं तो बहुत बेसिक टर्म्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर एक टर्म आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये यहां से शुरू होता है आपके पर्टिकुलरली कोई भी आपकी केस स्टडी को समझने की तरीका, क्योंकि हमेशा ऐसे सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे जहां आपके दो तरीके के हितों का टकराव हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राण अपन आफ्टर ये 2025 अपन कर लेंगे, उन टर्म्स के बाद अपन बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस बीच में नहीं ले रहे हैं, आप नोट कर लें, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है जहां एक तरफ आपको कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने से एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर सिनेरियो में फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ उसका नुकसान हो रहा है, तो वो चीज, ऐसी सिचुएशंस बहुत जगहों पे क्रिएट होंगी। स्पेशली जो अपन एथिकल डिलेमास की बात कर रहे थे, तो एथिकल डिलेमास भी जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही आपको क्रिएट होंगे, कि जहां पे बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमएलए है, ये अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इश्यूज चल रहा है, तो दीज आर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इश्यूज जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल हैं, कि जिसमें किसी एमएलए को कोई ऐसी पोस्ट देते हैं जिससे उसको दूसरी अर्निंग भी हो रही हो या दूसरा स्टेटस या दूसरी तरीके की सोसाइटी में फायदे हो रहे हो, और वो एक एज ए एमएलए भी अपनी चीजों को जो है वो ऑलरेडी ले रहा है। तो ये जो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ एक और एग्जांपल देने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एक फनी टाइप का एग्जांपल है, जिसमें अब मान लीजिए एक सिनेरियो है कि एक प्रिंस, ये एक उसकी कहानी का सेटअप ऐसे है कि एक रानी
जो है रानी ने प्रिंस को, चूंकि उसने कुछ किसी और के साथ उसका अफेयर था या कोई और लड़की उसकी जिंदगी में थी, तो उसको एक सजा देती है वो। तो अब उसके सामने वो 2 गेट्स होते हैं चुनने के लिए। अब उन 2 गेट्स में एक में शेर है और एक में वो लड़की है जिससे उसकी शादी, जिसको वो चाहता है। अब रानी के सामने ये एक एथिकल डिलेमा है कि वो अपना डिसीजन किस तरीके से दिखाए, क्योंकि अगर एक तरफ वो शेर के लिए खोलेगी तो वो शेर उसको खा जाएगा, दूसरी तरफ अगर एस्पेक्ट में देखेगी तो वो लड़की आ जाएगी और उससे वो मैरी करने के लिए, वो शादी करने के लिए तैयार है। तो ये जो डिलेमाज हैं, यही डिलेमा आपके आंसर राइटिंग्स में आएंगे, जो आपको केस स्टडीज में आएंगे, जिसपे आपको क्वेश्चन हैंडल करना होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि एथिकल डिलेमा होता क्या है। एटलीस्ट टू पॉसिबल मॉरल सिचुएशन, मॉरल डिसीजंस जहां पे लेने हो, वो वाली सिचुएशन जो है वो आपका एथिकल पैराडॉक्स या एथिकल डिलेमा कहलाता है। तो आपको जो भी केस स्टडीज दी हुई होंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो एथिकल डिलेमास आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जहां पे पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, जहां पे ये इशू आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे। वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप फिर आप एक्शन ले पाएंगे कि हाँ, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा डिसीजन ये होना चाहिए। कभी आधार जो है वो जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, जो हम वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं, उस आधार पे ही हमारे को डिसीजंस लेने होंगे। तो केस स्टडी सॉल्व उस तरीके से होंगी। तो एथिकल डिलेमा, एक नैतिक दुविधा जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसी विरोधाभासी सिचुएशन है जहां एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज जो है बनती होंगी, जहां पे 2 एथिकल डिसीजंस हो सकते हैं। तो उसमें से किसका चुनाव किया जाना, वो एथिकल डिलेमा है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है जो पिछली बार तो आरएस के सिलेबस में डायरेक्टली थी, बट अब उसको हटा दिया है। हालांकि वो इनडायरेक्टली तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि, इसमें 3 एस्पेक्ट हैं। आपको इसको अगेन मैंने यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स का जो मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश की है कि 3 एस्पेक्ट्स: अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यूज योर इमोशंस एंड मैनेज योर इमोशंस। तो आपको ये 3 टर्म्स एटलीस्ट अपने आंसर्स में लिखनी है: अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज। अब अंडरस्टैंड करेंगे अपने इमोशंस को तो क्या होगा, मैं अपने इमोशंस को समझ जाऊंगा तो मेरे में स्ट्रेस की जो परेशानी है वो उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे को, मैं उस चीज को हैंडल कर पाऊंगा। यूज कैसे करूंगा, मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, मैं अपनी बात को बोल पाऊंगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट कर पाऊंगा, उसकी परेशानियों को समझ पाऊंगा। और मैनेज कैसे करूंगा कि जब मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर लूंगा, तो जैसे नेगेटिव इमोशंस मेरे को आए तो नेगेटिव इमोशंस अगेन आपके नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ भी ले जा सकते हैं, आपको बिहेवियर में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो है उनको मैं उनको ओवरकम करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जीत पा सकता हूँ। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं अपने को लिखना है। तो ये एबिलिटी जो है इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको नापने का तरीका EQ, इमोशनल क्वोशिएंट होता है। तो आपको जो भी लोग इस सिनेरियो में हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके सामने इस तरीके की इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहां पे कई बार फॉर एग्जांपल अभी किसी एसपी के ऑफिस में जाके या किसी आईएएस के ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस में जाके नेता बहुत तरीके की चीजें बोलते हैं। तो वहां अगर वो आउटबर्स्ट कर देंगे या उस तरीके से रिएक्ट कर देंगे तो वो जो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है वो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। या कई बार आपने देखा होगा धरने होते हैं तो कलेक्टर और एसपी को जो है या एसडीएम्स को उन धरनों में जाना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो क्राउड मैनेजमेंट का जो तरीका है, अगर क्राउड के सामने जाके वापस से वो लड़ने लग जाएंगे, चाहे वो बात उनको अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो, वो उनकी चीजों से मेल खा रही हो या नहीं खा रही हो, पर फिर भी उनको अपने आप को कंट्रोल करके ये चीज करनी पड़ती है कि जिससे क्राउड जो है उसको टैकल किया जा सके। उसका तो वो एक अच्छे लीडर की पहचान है कि उसको वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, उसका EQ अच्छा होता है, हाई होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी का एक पार्ट है ये। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है।
अब डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट की बात हम करें तो ये दोहरे प्रभाव का सिद्धांत, इसमें क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ बुरा भी होता है, बट चूंकि वो अच्छा, बहुत अच्छा, वो ज्यादा बेहतर होता है, उसका पलड़ा भारी होता है, तो आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो वाली सिचुएशंस जो है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट के हिसाब से जाना जाता है। तो हालांकि ये सीधे टर्म कभी यूज नहीं होता है, बट आप इसको इस सिचुएशन को जो है अपने, जब आप केस स्टडीज देख रहे होंगे या केस स्टडीज को समझने के लिए उसको एनालिसिस कर रहे होंगे, तो वहां आपको ये समझ में आएगा कि इस केस स्टडी में ये पर्टिकुलर सिनेरियो में इस तरीके की चीज हो रही है, जहां आपको ऐसे डिसीजंस लेने की बात भी करनी पड़ेगी जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट चूंकि उसका जो गुड इफेक्ट है वो ज्यादा बेटर है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसमें साइड इफेक्ट्स को जो है साइडलाइन कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है पैशन। वैसे तो पॉजिटिव कोनोटेशन में यूज होने वाला टर्म है, पर कई बार और हम इसको यूज भी वैसे इस तरीके से ही करते हैं कि मतलब जो जोश के साथ, जिसमें एक हम कोई चीज को जिसको करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और उसमें बिल्कुल हम खुद भी इस तरीके से लग जाते हैं। जैसे आप सब लोग अभी आरएस एग्जाम के लिए बहुत उत्साही हो, तो पैशनेटली उस चीज को आप कर रहे हो, तो पैशन भी एक वैल्यू है, एक टर्म है, एक जो आप इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होती है। हैप्पीनेस, ह्यूमिलिटी, ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेंस को अपन देखते हैं, संयम अगेन, जैसा मैंने कहा आपसे कि ये अगेन एक ऐसा वैल्यू है। पहले तो मुझे ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्लेटो की कार्डिनल वैल्यूज जो अपन ने डिस्कस की थी उसमें से कौन कौन सी हैं। तो टेम्परेंस जो है, अब वो टेम्परेंस होता क्या है? टेम्परेंस होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, वॉलंटरीली सेल्फ रिस्ट्रेंट, या किसी चीज में मॉडरेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो सिनेरियोज हैं जहाँ पे कलेक्टर एसडीएम को जी करिश्मा ने जवाब दिया है और भी लोग ने, संयम रखना पड़ता है। संयम इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं होगा तो अगेन आउटबर्स्ट होने लगेगा। तो संयम, अब ये देखो, ये सारे टर्म्स आपको ऐसे लगेगा कि इंटरमिंगल्ड हैं, ये मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसमें टेम्परेंस भी हाई होगा। अब टेम्परेंस को प्लेटो भी अपनी कार्डिनल वैल्यू में रख रहे हैं, तो वो उसका भी इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि वो एक अच्छे लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स में होना ही चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे कि ये टर्म्स, कुछ टर्म्स इस तरीके के निकलेंगे जो आपके हर आंसर में आप यू कैन यूज इट, मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर केस स्टडी, यू कैन यूज इट एनीवेयर, बट उसको इस्तेमाल करने में सिर्फ टर्म्स को लिख ना दें, मतलब ऐसा ना करें कि खाली टर्म्स जो है वो मेंशन कर दी, टेम्परेंस है, मोरालिटी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं। उसमें उसका रीजन बताएं कि क्यों इस तरीके की इस वैल्यू का होना जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो भी अपन जब केस स्टडीज डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाइसेस जो होती है वो नेगेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, तो इसके बाद का जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपने सुना भी होगा, बहुत जगह यूज भी होता है, वो टर्म है इंटीग्रिटी का। इसके लिए लोग जो है कहते हैं कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी होता क्या है? देखो यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं। इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपकी सोच, आपके जो बोलने वाले वर्ड्स हैं, वो आपके काम और आपकी कर्तव्यों, इन सब में एक जो है कंसिस्टेंसी, इनमें सब में एक समरूपता, इनमें सब में एक कोऑर्डिनेशन हो, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं बोल तो कुछ और रहा हूँ और काम मैं कुछ और करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट ए करप्ट पर्सन, बट पीछे से मैं अंडर द टेबल करप्शन करता हूँ, तो वो इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। जनरली जो इंटीग्रिटी है वो एक ऐसा वैल्यू है जो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज में टेस्ट होगा, क्योंकि वो जो एथिकल डिलेमास, एथिकल सिनेरियोज बनेंगे, वहां सबसे पहली जो चीज टेस्ट होती है वो टेस्ट ही यही होती है
कि वो आदमी ने अपनी इंटीग्रिटी रखी या नहीं रखी, क्या उसने जो वर्ड्स, उसकी जो सोच है, उसका जो तरीका है, या उसको जिस जगह पे बैठाया गया है, उसका जो काम है, क्या वो काम उसके काम के जो काम कर रहा है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रिटी को इसलिए आप इन टर्म्स को याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स एंड ड्यूटीज, जिसमें शब्दों, विचारों, मन, मन और वचन में एक रूपता, विचारों, शब्दों, कर्मों, कर्तव्यों, इन सब में एक रूपता अगर जब तक रहती है तो वो इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब कई बार जैसे अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, अपन ने देखा कि जो मेंस के कॉपीज को अपन देख रहे थे कि उसमें अलग अलग तरीके के मार्क्स जो हैं वो दिए हुए हैं, और किसी सेम आंसर में ही कहीं पे 4 मार्क्स दे दिए, कहीं पे 2 मार्क्स दे दिए, तो हम लोग कितना उस पे क्रोधित होते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये क्या तरीका है, ये आरपीएससी ऐसा कुछ भी करता रहता है। क्योंकि वहां उस इसका जो पेपर है, आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, प्रीलिम्स के पेपर में उसको जो टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है, और मेंस का पेपर अपन देखते हैं तो अपन कहते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर है। हमसे भी आप जब मॉडल आंसर कहते हैं तो मांगते हैं तो हम कहते हैं कि वो सब्जेक्टिव होगा। तो ये जो दोनों टर्म है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की बात, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि जो मेरिट, फैक्ट्स और बिना किसी प्रिजुडाइसिस, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पूर्वाग्रहों के किसी चीज पे या किसी आपका जो नोशंस हैं उसके डिसाइड, उसके आधार पे के बिना जो चीज की जाती है, जिसपे उसके बिना अगर कोई डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। तो ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर कोई किसी की बात हम कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्योंकि अगर उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर एक टर्म आ जाएगा, वो होगा पार्शियलिटी, या टर्म जैसे अपन ने पार्टीज के टर्मिनोलॉजी में देखा था तो वो नॉन पार्टीशनशिप, या जिसमें हमने कहा था कि पार्टीशनशिप हो जाएगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइड की, नोशन की, आइडिया की तरफ उसका झुकाव, जो डिसीजन मेकिंग में नहीं होना चाहिए, उससे जो डिसीजन है वो बेटर नहीं हो सकते, ना वो ऑब्जेक्टिवली इम्प्रूव्ड हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी अगेन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये दो ऐसे अभी तक अपन ने टर्म्स देखे हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तीसरा एस्पेक्ट जो था वो था रैशनैलिटी, रैशनल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी का देखिए कनेक्शन है कि ऑब्जेक्टिविटी भी मेरिट्स और फैक्ट्स पे बात कर रही है, रैशनल भी जो है वो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है, ये सोचने पे बात कर रहा है। तो इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो। रैशनली अगर कोई चीज का किसी डिसीजन को लिया जा रहा है तो उसका आधार ही ऑब्जेक्टिविटी है। तो रैशनैलिटी बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिविटी। अब जस्ट ए सेकेंड, अब एक टर्म आता है फेयरनेस। फेयरनेस से मतलब है, अगेन अभी अपन ने इक्वालिटी और इक्विटी में भी देखा था कि अगर एक फेयर ट्रीटमेंट करने की बात हम कर रहे हैं तो फेयर ट्रीटमेंट तब हो सकता है जब वो इम्पार्शियल हो, जब वो विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के हो। अभी हम इंटरव्यूज को देखते हैं, आरपीएससी के इंटरव्यूज को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे कुछ लोगों को, कुछ पर्टिकुलर लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जबकि उनका इंटरव्यू या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं तब भी। तो अगेन वहाँ कौन सी वैल्यू नहीं है, कौन सी एथिकल वैल्यू जो है वो मिस हो जाती है, वो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है एक तो वहाँ पे, दूसरा वहाँ फेयरनेस नहीं है, मतलब वहाँ जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो वो फेयर सिस्टम हो पाएगा, जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम आगे, ट्रांसपेरेंसी भी एक टर्म है जो हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है। तो अब आपका जो आंसर होगा, अभी अगर मैं इसमें आपको टर्म्स बताऊं तो इसके अंदर आपके कीवर्ड्स आपको जो लिखने चाहिए अपने साथ में, वो इम्पार्शियल, जस्ट ट्रीटमेंट, विदाउट फेवरेटिज्म, ये 3 टर्म्स आपको जब भी आप इसकी छोटा बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ये 3 टर्म्स ही आप उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं ये भी बताता जा रहा हूं आपको कि कीवर्ड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करके आपके अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से तैयार होंगे। तो अब जितने भी अपन ने अभी तक टर्म्स पढ़े हैं, इसके बाद आप जैसी सेशन खत्म होगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे हम आपको ये देंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक शीट बनाएं जिसमें
लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कॉलम बनाए जहां इन टर्म्स को लिख लें, है ना, जैसे इंटीग्रिटी लिख लिया आपने फेयरनेस लिख लिया, इम्पार्शियलिटी लिख लिया, और राइट साइड में जो सेगमेंट है उसमें उस पर्टिकुलर हर रो में इनके कीवर्ड्स लिखें, चाहे प्लस प्लस करके लिखते जाएं कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अभी तो 40 पेज की हैं इसमें, चूंकि हिंदी और इंग्लिश और सब कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बट आपके पास वो एक पेज से ज्यादा, 1 या 2 पेज मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर अपन आगे पीछे यूज कर रहे हैं तो इसमें उससे आपके लिए वो एक रेडी रेकनर, एक रेडी रेफरेंस तैयार हो जाएगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा एट द एंड। तो इसलिए इसको, इस जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको इस तरीके से भी समझिए कि वो आपके लिए एक तरीके से रेडी रेकनर है। पर मैं चाहता हूं कि उसको आप इस सेशन के बाद रिकॉल करके लिखने की कोशिश करें, इससे देखें नहीं। जब रिकॉल करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। जो चीज नहीं आप रिकॉलेक्ट कर पा रहे हैं वो आप इसमें जाके देख सकते हैं। वो रिवीजन टेक्निक का पार्ट है, वो इसलिए आपके लिए जरूरी है। अब देखो अगेन ये सारी चीजें फिर से जुड़ी हुई है, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है इट्स ए प्रिंसिपल जिसके अंदर डिसीजंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे लेते हैं। अभी अपन ने बात करी थी ऑब्जेक्टिविटी की, अभी अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की। ऑब्जेक्टिविटी का क्राइटेरिया था मॉरल और फैक्ट्स, ये फैक्ट बेस्ड या रैशनैलिटी बेस्ड। इम्पार्शियलिटी भी जो है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे है, तो अगेन उसका जो इम्पार्शियल डिसीजन कब होगा, जब वो फैक्ट बेस्ड होगा, जब वो विदाउट बायस होगा, विदाउट किसी पूर्वाग्रह या प्रिजुडाइसिस के बीच होगा, या उसमें ये चीज नहीं होगी कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर साइड को आपको फायदा देना। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो जो डिसीजन होगा वो आपका इम्पार्शियल डिसीजन होगा, तो निष्पक्षता जिसको कहते हैं। अब एक टर्म, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो ऑलमोस्ट हर सिनेरियो जहाँ पे कहीं इस तरीके की केस स्टडीज आ रही हैं जहाँ पे किसी का कोई लॉस हो रहा है या कोई सिचुएशन है जहाँ पे किसी को सोशल जस्टिस की जरूरत है या किसी को हेल्प की जरूरत है, तो वहां आपको एम्पैथेटिक होने की जरूरत है, सहानुभूति उसके प्रति दिखाने की जरूरत है। एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि उसकी के शूज में उसको खुद को फील करना, ये करना कि उसकी सिचुएशन जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ आप उसको किस तरीके से फील करोगे। I mean, मतलब जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई एक आदमी जो पेन फील कर रहा है या कोई उसको सफरिंग कर रहा है या कुछ उसकी तरीके के उस चीज के इस तरीके का महसूस इमोशंस वो महसूस कर रहा है, उसकी जगह अपने आप को रख के देखना और उसके हिसाब से डिसाइड करना कि मतलब उसके साथ क्या बीत रही होगी। तो एक एम्पैथेटिक व्यू होता है। तो एम्पैथेटिक होना इसलिए जरूरी है कि विदाउट एम्पैथी एक रैशनल, जस्ट, फेयर और बेटर डिसीजन एक एडमिनिस्ट्रेटर को लेना मुश्किल होता है। तो वो जब तक उस प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, खुद उस नजरिए से देखेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर एक लॉ लिया है जिसमें ये कह दें कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, है ना, उसको ओपन कर देते हैं, या अपन देखते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस का जो लॉ है तो उसमें क्या होता है कि अपन ने लॉ तो लिया बट अभी भी बहुत जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो जब तक आप उसको समझोगे नहीं, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करोगे, उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, तो वो चीजें होती रहेंगी। तो जो लॉज बन रहे हैं या जो चीजें हम बना रहे हैं, तो वो जब तक हम उस सिनेरियोस को नहीं समझेंगे, अभी स्पेशली मैं अगर अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करूं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या होता है कि जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनको ये माना जाता है कि ये बच्चे हैं, इन्होंने जो क्राइम किया है वो क्राइम नहीं है, वो मतलब कोई आदतन अपराधी नहीं है, इनकी सोच और इनकी समझ का विकास नहीं हो पाया, इस वजह से इन्होंने इस तरीके की चीज कर दी। तो अगर ये व्यू अपन नहीं रखेंगे, अगर ये चीज अपन नहीं समझेंगे कि इस तरीके का सिचुएशन है, तो आप उस पर बेटर लॉ नहीं बना पाओगे, उस पर बेटर डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं दिस इज नॉट राइट, तो आप एक पूर्वाग्रह के साथ में उस चीज पे जाओगे, तो वो आप उसकी सिचुएशन समझ नहीं पाओगे, तो एक उसके साथ जो जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ जो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, या उसका जो बेटरमेंट हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस में बहुत कुछ नहीं है,
सेल्फलेसनेस की अगर अपन बात करें, जो निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है, या मतलब जिसमें दूसरे के प्रति काम, दूसरे की मदद करने की इच्छा है, बट विदाउट थिंकिंग अबाउट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो वो बिहेवियर जो है वो सेल्फलेस बिहेवियर है। मान लीजिए अगर कोई चीज, कोई पर्टिकुलर आदमी कोई कुछ कर रहा है और उसको वो ये नहीं देख रहा है कि आपने उसके साथ वापस क्या, अगर नेकी कर दरिया में डाल वाली जो कहावत है, तो वो वाली फंडे से जो काम कर रहा है वो एक सेल्फलेसनेस का एग्जाम्पल है। मेरे को गांधी सबसे पहला जो चीज, अगर आप गांधी का 1947 के टाइम की जो सिनेरियोज हैं वो देखेंगे कि जब भारत आजाद हो रहा था तो ही वॉज इन कैलकाटा, है ना, और वो वहाँ पे दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे लोगों के साथ में उनको हील करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए काम कर रहे थे। जबकि अगर वो चाहते तो वो जो भी पोस्ट चाह रहे होते वो उनको मिल जाती, बट ही वॉज डूइंग इट सेल्फलेसली। तो वो गांधी एक एपिक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरीके से एक सेल्फलेस बिहेवियर होता है। अब सेल्फलेसनेस बहुत यूज्ड टर्म नहीं है जो मतलब आप केस स्टडीज में यूज कर पाओगे, बट एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिविल सर्वेंट से ये होती हैं। जब पब्लिक मोरालिटी में हम बात करते हैं या पब्लिक डोमेन में बात करते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो सेल्फलेस बिहेवियर हो, बिकॉज अदरवाइज कई बार ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, या मतलब इस पे बहुत बार चर्चा भी होती है कि जो कंपनीज के सीईओ हैं उनको बहुत हाई पैकेज मिलता है, और जो आईएएस हैं उनको उतना उससे ज्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद भी कम पैकेज मिलता है। तो मतलब पब्लिक सर्विसेज में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एक सेल्फलेस बिहेवियर करे। अब कंपैशन, क्योंकि एम्पैथेटिक व्यू की बात अपन ने करी थी, तो कंपैशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो मतलब एक किसी के प्रति बहुत ज्यादा कंपैशनेटली काम करना, बहुत गहरी सहानुभूति दिखाते हुए उसकी जो इश्यूज हैं, उसकी भावना जो है, उसके जो सौरो है, उसके दुख जो है, उसको समझते उस पर रिएक्ट करना, तो वो कंपैशन जो है। हालांकि सिविल सर्वेंट्स के एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन जब भी कभी सिविल केस स्टडीज आएंगी तो वहाँ कंपैशन की बात कम होगी, वहाँ एम्पैथेटिक व्यू की बात ज्यादा होगी, काइंडनेस की बात जरूर होगी कि काइंड बिहेवियर जो है वो करा जाए। अब इसमें एक और टर्म है, वो टर्म है टॉलरेंस। अब देखो टॉलरेंस चूंकि बहुत डिबेट पे चलता रहता है, एंटी टॉलरेंट, इस तरीके के डिबेट्स जो हैं हमारे सिनेरियोज, मतलब जो नेशनल डिबेट्स हैं उसमें चलती रहती हैं। तो यहाँ जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन। किसी भी चीज की डिफरेंसेस, जो ओपिनियन है या डिफरेंसेस ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ रेसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन है, डिफरेंसेस ऑफ स्टाइल्स है, डिफरेंसेस ऑफ ड्रेसेस है, व्हाटएवर कस्टम्स हैं, तो जो भी डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, उस डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना और उस डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना, ये जो होता है, दिस वैल्यू इज नोन एज टॉलरेंस। तो ये 3 टर्म्स जो है मुझे लगता है कि दिस शुड बी देयर इन योर आंसर, कि ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक टॉलरेंट सोसाइटी नहीं बनेंगे, तो टॉलरेंट सोसाइटी नहीं होगी तो क्या होगा, स्पेशली जब अपन जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो अगर ये टॉलरेंट नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाएगा। फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो अगर यहाँ चूंकि अलग अलग कस्टम है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो हम एक साथ रह नहीं पाएंगे। तो वो टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्राइव करने के लिए। तो टॉलरेंस की जो बात है वो जरूर आपको, स्पेशली जहाँ कम्युनल हेट्रेड और इस तरीके जो क्वेश्चंस आएंगे या इस तरीके की कोई केस स्टडी आएगी, तो वहाँ टॉलरेंस की बात आपको करनी पड़ेगी। प्रोबिटी एक टर्म है जो बहुत यूज होता है। अगेन प्रोबिटी क्या होता है, प्रोबिटी का मतलब तो वैसे ईमानदारी है, तो वो आपने देखा होगा कि सत्यनिष्ठा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटीग्रिटी से जोड़ के बात है। ये प्रोबिटी जो है वो इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है। पब्लिक डोमेन में जो अगर इनकम्प्लीट और अनफॉर्म्ड इंटीग्रिटी होती है विद स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, तो वो प्रोबिटी है। तो प्रोबिटी का के ऊपर भी एथिक्स में स्पेसिफिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर ऑनेस्टी में आप लोगों को पता है, ट्रुथफुलनेस आपको पता है। अकाउंटेबिलिटी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कोई डिसीजन या कोई स्टेप्स लेते हैं
तो उसके लिए अगर हमारी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहीं तय नहीं होगी, तो कौन उस एक्शन के लिए जिम्मेदार है अगर ये नहीं पता चलेगा तो कोई भी उस काम को नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम गवर्नमेंट सेटअप में बात करें, लेट्स से कि कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग वेरीफायर और अलग अलग सैंक्शनिंग ऑथोरिटीज बनी हुई, तो उनका काम तय है, उनका तरीका कोड जो है वो तय है कि ये इस तरीके से काम करेंगे और इतने दिन में करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, इस आधार पे करेंगे। अगर ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो तो लोग काम ही नहीं करेंगे और वो कभी भी जो सिस्टम है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो इट्स एन ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, हम अकाउंटेबिलिटी में बहुत हमेशा ज्यादातर कई बार ये बात लिखते हैं कि उसकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी के साथ साथ में उसकी व्याख्या, उसका औचित्य और उसकी जिम्मेदारी, ये तीनों वर्ड्स जो हैं अगर आप लिखेंगे अपने अकाउंटेबिलिटी वाले आंसर में तो दैट विल हेल्प यू। एग्जाम्पल्स में यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी की बात हमने करी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेन द स्टेट ऑफ हैविंग ड्यूटी। आपको वो कोई काम करना है तो उसको, उस कर्तव्य को करने की स्थिति में अगर जो आपको दिया गया है तो वो जो उसकी आवश्यकता है उसको करने की, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन ने लीडरशिप की बात करी थी। लीडरशिप थ्योरीज भी आपका एक पार्ट है मैनेजमेंट का, जो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। इनफैक्ट उसमें अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं बहुत सारी, हमने एक माइंड मैप के लिए भी उसका शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं बनाया तो वो भी बनाइएगा। लीडरशिप जो है वो एक आर्ट है, क्या करने की, मोटिवेट करने की लोगों को, किसके लिए, टू अचीव ए कॉमन गोल, मतलब लोगों को लेके चल सकने की जो कला है। मोदी जी हैं तो मोदी जी के पास में वो कला है कि लोग वो जो विजन के साथ चल रहे हैं तो उसके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। या गहलोत जी हैं तो गहलोत जी के जो अपने तरीके से वो लोगों को बांध के रखते हैं, उसको उनको अपने साथ में लेके चलते हैं। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ क्लासिकल एग्जाम्पल दे रखा है सतीश धवन सर का। सतीश धवन जब PSLV SLV फर्स्ट लॉन्च हो रहा था, तब उसके लॉन्चिंग के टाइम पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसकी वजह से वो पहला जो लॉन्च है वो फेल हो गया। तो एक लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, लीडर्स जो है क्राइसिस के टाइम में खुद आगे आगे लीड करते हैं, और जब एप्रिसिएशन की बात आती है तो वो पूरी टीम को साथ में लेके चलते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये सब, इन सब की मेहनत की का रिस्पॉन्स है ये। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्लासिकल एग्जाम्पल आप लोग बहुत जगहों पे पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। केस स्टडी में तो यूज नहीं कर पाएंगे, पर जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वहां पे आप इनको कोट कर सकते हैं, बिकॉज वहां इनको कोट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है और ये भी समझ में आता है कि आपको खुद को कितना इस बारे में आपने पढ़ रखा है। तो अब लीडर है तो लीडर का काम, जैसे हमने कहा कि वो, उसका काम है कि वो लोगों को अब एक कॉमन गोल की तरफ लेके चले। तो कॉमन गोल की तरफ लेके चलने के लिए तो वो जो उसकी एबिलिटी है वो पावर से रिलेटेड है कि पावर क्या होती है। तो पावर क्षमता है एक ऐसी जिससे वो लोगों को एक तरफ एक साथ लेके चल सके। हालांकि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन दोनों में यूज होता है, कि गलत तरीके का भी पावर जो है वो आप यूज कर सकते हो। करेजियस होने की जरूरत है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको किसी एज ए सिविल सर्वेंट कई सारे स्टेप्स पे आपको ये बताना पड़ता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है। कई बार प्रेशर होता है पॉलिटिकल साइड से भी कि ये जो वो पर्टिकुलरली अनएथिकल जिसको हम कहते हैं या काम कराना चाह रहे हैं, पर वहां पे आप एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए सिविल सर्वेंट, यू हैव टू स्टेप इन एंड यू हैव टू से कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो दैट एबिलिटी, ये क्षमता जिसमें आप उस चीज को बोल पाए या उस चीज को प्रकट कर पाए, वो क्षमता जो है वो क्षमता ही आपकी करेज है, आपका साहस है और आपकी दृढ़ता है। इसके बाद सेल्फ डाउट, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग कल ही हमने देखा था कि एजाज सर से हम जब बात कर रहे थे लाइव सेशन में, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने 7 बार IAS का एग्जाम दिया, उसके बाद वो ही वेंट ऑन टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो परसिवरेंस क्या होता है कि कई बार हमारे को जो हम एफर्ट्स डालते हैं वो उस एफर्ट्स का रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा होता है, तो हम कंसिस्टेंट एफर्ट और इम्प्रूवमेंट के साथ जब किसी चीज में लगे रहते हैं
तो वो चीज जो है वो परसिवरेंस कहलाती है, दृढ़ता जिसको कहते हैं, दृढ़ निश्चयी तरीके से जो किसी चीज को हैंडल करता है। तो परसिवरेंस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ना केवल पब्लिक सर्विसेज में बल्कि अभी एस्पिरेंट्स एज ए एस्पिरेंट भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं। तो वहाँ अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड अपना लें और हार मान लें तो फिर वो जो सक्सेस की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो वो परसिवरेंस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको डेवलप करना, जिस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर एक क्लासिकल डिबेट है नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के बीच की। तो नेशनलिज्म को अगर अपन देखें तो नेशनलिज्म का जो वेरिएशन है वो बहुत माइल्ड से लेके बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी होता है। हिटलर का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो एक नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ में काम करता है, जो अपने पर्टिकुलरली एक ऐसा आइडिया जिसमें जो पर्टिकुलर नेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करते हैं। किस लिए? नेशन की सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, और दूसरों पे अपने जगह को ऐसा प्रमोट करना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहना कि हमारा ही देश सबसे महान है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म। और पेट्रियोटिज्म, अपने देश से प्यार करना, अपने देश की चीजों पे गर्व करना कि हाँ, चाहे हमारे यहाँ ये कुछ इश्यूज हैं भी, तब भी हमारा देश बहुत अच्छा देश है और हमें इस पे नाज है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ पेट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे और इसके क्या डिफरेंसेस हैं। तो उस पे भी एक पॉइंट्स जो है वो आप तैयार रखिएगा। ओबीडियंस, लॉयल्टी को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो प्रूडेंस जो होता है, अगेन जो हम रैशनल बात कर रहे थे, जो हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे, वो प्रूडेंट बिहेवियर जिसमें तर्क के उपयोग से या तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करके अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो प्रूडेंट बिहेवियर होता है। तो तर्क के आधार पे खुद को कंट्रोल करना और खुद को डिसिप्लिन में रखना, ये जो है बिहेवियर जो है, ये एबिलिटी जो है, ये प्रूडेंस कहलाती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे रखा है कि चौरी चौरा मूवमेंट जब हुआ तो उसमें गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है असहयोग आंदोलन को था उसको रोक दिया। तो उसको रोकने का कारण ये था कि भाई उन्होंने उनके विवेक के हिसाब से ये डिसीजन लिया कि जो जिस इंटीग्रिटी की या जिस चीज की वो बात कर रहे हैं, जिस रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, वो चीज वहां पे नहीं हो रही है, वहाँ वो बिहेवियर जो है वो उनके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसको उन्होंने डिसीजन लिया। फॉरगिवनेस, माफी आप लोग जानते हैं। रेजिलियंस जो है एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। रेजिलियंस जो होता है कि जैसे अभी अपने परसिवरेंस की बात करी, उसी सिमिलर टाइम पे रेजिलियंस एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि कितने लचीले हैं आप। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां आप कोई बहुत ही क्राइसिस में फंस गए हैं या आपके साथ में खुद के साथ में ऐसी कोई घटना हो गई है, और उसके बाद भी चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप फॉर एग्जांपल अभी कोई डिजास्टर हो जाए, डिजास्टर के अंदर चीफ सेक्रेटरी है, उनके किसी परिवार वाले को कुछ हो जाए, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के टुवर्ड्स भी है, तो कितना जल्दी उस चीज से ओवरकम करके वापस अपने काम पे आते हैं। तो वो उस मानसिक संकट से निपटने की जो उनकी क्षमता है, दैट क्षमता इट्स कॉल्ड एज रेजिलियंस। तो वो रेजिलियंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि अगर वो इमोशनली वीक होगा, इमोशनल क्वेश्चन उसका कम होगा, तो वो ऐसी सिचुएशन को, क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में रेजिलियंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओपननेस को, ट्रांसपेरेंसी पे आरटीआई वाला जो पार्ट है वो आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और हमेशा पूछता भी है, तो वो एस्पेक्ट जरूर देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट आगे चलता हूँ। हेडोनिज्म की बात अगर हम करें तो एक ऐसा स्कूल, मतलब स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म की बात होती है, भौतिकतावाद जिसको कहते हैं, या जिसमें हम इस तरीके का विचार जिसको डिस्कस करते हैं जहां सुख की तलाश करना और दुख से बचना ही एक तरीके का मोटिव होता है ना। तो यूटिलिटेरियनिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको वो इसका एक पार्ट है, सब स्कूल है। उसके अंदर ये होता है कि जो
मैक्सिमम बेनिफिट को के बारे में सोचता है, वो यूटिलिटेरियन व्यू होता है, बेंथम का दिया हुआ। अपन स्कूल्स ऑफ थॉट्स को जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ एक बार जस्ट आपको गो थ्रू कर रहा हूँ मैं। डिलीजेंटली काम करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिलीजेंस के थ्रू, मतलब अगर अभी जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका जो परसिस्टेंट एफर्ट अगर किसी चीज में नहीं लगेगा, उसको जिसको हम कहते हैं ना लगन से काम करना, तो वो लगन का मतलब ही डिलीजेंस है। और डिलीजेंस जो है वो एक परसिवरेंस का, अगर लगन होगी तो आप परसिवरेंस डेवलप कर पाएंगे। तो ये देखो, बार बार अपन घूम घूम के ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो इंटर लिंक्ड हो रही हैं, वो बार बार उन्हीं को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा टर्म्स है नहीं वैसे बेसिकली, पर क्योंकि इनको यूज अलग अलग तरीके से, उसका जो कोनोटेशन है या उसका जो मैं कहूँ डिग्री है वो अलग अलग है, इसलिए उसमें एक्सट्रीम में जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, बीच में जाते हैं तो कुछ और होता है। तो इसलिए उनके टर्म्स जो है वो नए नए तरीके के नाम्स हैं। तो आप जब उस कीवर्ड्स वाले सेक्शन को, जो जैसा जो मैंने एक्सरसाइज आपको कही, वो जब वो बनाएंगे तो उसमें इंटरलिंकेज भी करिएगा कि कौन से टर्म एक दूसरे से लिंक्ड है। उससे आपके लिए और आसान हो जाएगा उसको समझना और उस पर अपना काम डेवलप करना। लाल फीताशाही बिलीफ और ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे आपके जो मतलब आपके वैल्यूज और मॉरल्स पे डिसाइड होता है, और उसके आधार पे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह का जो विचरण या आचरण विचरण किया जाता है, तो वो होते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, जिससे ये डिसाइड हो सके कि किस तरीके का काम जो है, कौन कौन से वहां पे मूल्य है। अब कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड एक चीज होती है कोड ऑफ कंडक्ट, कि अब वो आपका आचरण उस पर्टिकुलर जगह पे कैसा होगा, तो वो आचरण जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट आते हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि अगर आप RSR रूल्स, जो अगर स्टेट सर्विसेज में देखेंगे तो सर्विस रूल्स होते हैं, तो सर्विस रूल के अधीन जो है स्टेट सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। तो किस तरीके का आचरण करेंगे पर्टिकुलर सिनेरियो में, उनमें उनके ऊपर कौन से रूल लगेंगे, तो वो सारे रूल्स जो हैं वो इसका पार्ट है कोड ऑफ कंडक्ट का, कि वो इस सेट ऑफ रेगुलेशंस के हिसाब से अपना बिहेवियर शो करेंगे। परसुएशन की पावर जो है, परसुएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा कि एक वैल्यू है, क्योंकि जो इनिशियल डिस्कशन हम कर रहे थे कि कोई क्राइसिस के सिनेरियो है या किसी चीज को किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अभी वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत सारे लोग इस बात से घबरा रहे थे इनिशियली कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम नहीं लगाना चाहते, या हमको इसको अभी देखना है, या अलग अलग तरीके के बहाने कर रहे थे कि हम इसको चीज को नहीं करना चाहते। पर ग्रेटर गुड में लोगों को उस चीज के लिए रेडी करना, उस चीज के लिए, उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए उनको मतलब एक मार्गदर्शन देना या उस तरफ उसको पुश करना, तो वो जो एबिलिटी है वो परसुएशन की पावर है। तो परसुएशन की पावर एक सिविल सर्वेंट में होना स्पेशली बहुत जरूरी है। आपने पब्लिक लीडर्स में देखी होगी कि उनमें बहुत परसुएशन की पावर होती है, तभी वो लोगों को एक साथ अपने साथ में लेके बांध के रखने में सक्षम हो पाते हैं, और जो वो जिस तरीके से चाहते हैं कि वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो वो परसुएड कर पाते हैं। तो परसुएशन एक प्रोसेस है जिससे जो एटीट्यूड है या कोई पर्टिकुलर रैशनल या सिंबॉलिक तरीका है उसकी तरफ किसी को ले जाना, या तो वो जो क्षमता है वो परसुएशन की क्षमता कहलाती है। तो ऑलमोस्ट हमने अभी अपनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसका जो क्रक्स है, मतलब वो मैंने सिर्फ क्रक्स डिस्कस किया है, क्योंकि ये टर्म्स, आपने बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो मुझे यकीन है कि आपने इसको पढ़ रखा होगा और इस पर डिटेल में आप गो थ्रू भी हो रखे होंगे। अब जो एस्पेक्ट है, चूंकि ये तो बिल्कुल ये था सिर्फ फाउंडेशन ऑफ एथिक्स है ना, तो ये सिर्फ वो टर्म्स हमने डिस्कस कर ली जो आपको एथिक्स में जो बोलचाल में आने वाली वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, उसका मतलब क्या है। इसके आधार पे अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो उठाएंगे केस स्टडीज को हैंडल कैसे करें, केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करें, और हर केस स्टडी का कौन कौन से एथिकल डिलेमास आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है वो अभी तक क्लियर हो गई होगी। अभी मैं सेशन को ओपन कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो
तो आप मुझे बताएं, या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई भी हैंड रेस करें। और हेलो सर। हाँ जी धर्म बताइए। सर आपने अभी एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, सॉरी हम्म उत्तरदायित्व, अकाउंट। हम्म तो सर एक दो सिमिलर वर्ड्स हैं, वो काफी कंफ्यूज करते हैं, हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर? ठीक है। हाँ, और किसी को कोई इस तरीके का डाउट है? प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। मैं एक बार मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन एक एक दो क्वेश्चन एक साथ क्लब करके बताएंगे। आप मुझे धर्म एक बार आप खुद मुझे बताओ कि अकाउंटेबिलिटी आप क्या समझते हो और रिस्पॉन्स समझते हो? सर अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई भी एक्ट अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन अगर थोड़ा बहुत अपने एंड मीन से डेविएट होता है तो उसके बारे में उसकी जिम्मेदारी लेना। हम्म तो सर मुझे लगता है कि जिम्मेदारी एक छोटा सबसेट नजर आता है, पर उत्तरदायित्व एक शायद कुछ ऐसे बिगर टर्म है जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हम्म। ठीक है, और कोई अपना इसमें अपना कोई सजेशन देना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा? पर सर इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो सर मतलब काफी मिक्स्ड हो जाता है, कुछ ऐसे एट द एंड समझ नहीं आता है कि दोनों में एक्चुअल क्रक्स है क्या दोनों का। ठीक है, और कोई अपना जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें से कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज बताइए। कोई भी हाथ रेस करिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। करिश्मा जी। जी हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं कि एक बड़ा गोल है और जिसमें जिम्मेदारी भी शामिल है, छोटा सा गोल है। जैसे आपने बताया कि अकाउंटेबली किसी कोई भी वर्क है उसमें तीन चीजें आती है, एक तो व्याख्या और दूसरा जस्ट औचित्य जो जस्टिफाई, हम्म और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का पार्ट हो गया। हम्म, ठीक है, और कोई? अरे कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इसका क्वेश्चन का जवाब देने का। कोई भी नहीं? ठीक है, देखो आपने बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन उठाया धर्म। एक्चुअली क्या है कि अगर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये सिनोनिम्स की तरह ही अपने को प्रतीत होते हैं, है ना, और इंटरचेंजेबली यूज भी किए जाते हैं। बट अगर अपन उसको और डेप्थ में जाके देखें तो अकाउंटेबल का मतलब ये है कि जिम्मेदार। एक तो जिम्मेदार है और एक है जिम्मेदारी लेना। मतलब इसमें दोनों में ये डिफरेंस है। मतलब ये तो बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे को यहाँ आके कोई काम करना है, जस्ट अ सेकेंड, somebody else also want to speak up। हाँ धर्म बताइए, आप दूसरे धर्म जी हैं वो बताएंगे क्या बोल रहे हैं, बताइए। जी बताइए, आप कुछ पूछना बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बसंत बसंत है आई गेस जो बोलना चाह रहे हैं। बसंत जी बोलना चाह रहे हैं, बसंत जी को भी बोल देते हैं। बोलो बसंत जी। हेलो जी सर, मैं बताना चाह रहा था कि अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक डिफरेंस ये हो सकता है कि हम्म जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो एक मॉरलिटी से जुड़ी होती है, कुछ नैतिकता या फिर कुछ कर्तव्य बोध है कि अपनी ड्यूटी से रिगार्डिंग हम्म होती है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लीगल जो बाध्यता होती है वो जरूरी होती है। हम्म, ऐसा है क्या? और जब
जबकि ये हो सकता है कि मतलब कि आपकी अकाउंटेबिलिटी को ये तो उसके पे अगर आप कोई मतलब सॉरी, इसका कोई उल्लंघन हो जाता है तो शायद इसके लिए कोई पनिशमेंट की प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है कि आपको कोई कर्तव्य हमें करना है, कर्तव्य वो समझे, जबकि अकाउंटेबिलिटी वो सर लीगल सर हम आप वापस बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हेलो जी बोलिए, जी बोलिए प्लीज, आपके अब सुनाई दे रही है। सर गुड इवनिंग सर, मैं ये जी कह रहा गुड था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी सर ये एक मोरल वैल्यूज है, जो हमारा एक कर्तव्य बोध है कि हमें ये करना चाहिए। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमारी एक लीगली बन जाता है। जैसे हम किसी एडमिन में हैं या जॉब कर रहे हैं तो हमें एक लीगल है कि हमें करना ही है। एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको हम ये वॉयलेट भी कर सकते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड हम इसको करें या नहीं करें। जबकि एक अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमें करना ही है, यदि हम उसको नहीं किया तो हमारे खिलाफ एक लीगली एक्शन लिया जा सकता है बेसिकली ये। और ये हमें एक मतलब एक कर्तव्य पालन से कराता है कि एक है ना एक आदर्श नागरिक होने के नाते समाज का कि हमें ये करना चाहिए, ये गलत हो रहा है तो हमें इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए या हमें समझाना चाहिए। जबकि अकाउंटेबिलिटी है वो हमें करना ही पड़ेगा कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो हमारी एक कर्तव्य बोध है जो हमें एक एज ए ड्यूटी करते हैं, उसको करना ही चाहिए। तो मैं हमारे पर एक प्रेशर डालता है एक। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये एक मोरल से संबंधित है, हमारे एक आचरण से संबंधित है कि एक हमारी हमें बचपन में क्या सिखाया गया है, अच्छे संस्कार वगैरह दिए गए हैं तो उससे संबंधित हमें किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जबकि वो एक हमारी उसके अंदर हमारे एक बाउंडेशन है अकाउंटेबिलिटी की, नहीं हमें ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी प्रशासन का एक संस्था है उसके मॉरल वो ये हमें पालन करना ही है। तो हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनका। ठीक है, आपने काफी अच्छा बताया। तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है ऑनगोइंग प्रोसेस और एक है रिजल्ट ओरिएंटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर अपन बात करें कहीं किसी जगह पे तो किसी काम को करना है ना, उसको करने की ड्यूटी उसकी जो है कंप्लीट करने की, तो वो तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल में भी शेयर की जा सकती है। मान लो एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्टिकुलर काम करना। जनरली अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन की जाती है कि भाई अब ये टीम में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपन ने पूरी टीम को दे दी, पर यू आर द लीडर, जो यू विल बी अकाउंटेबल अगर ये टीम ये काम नहीं करती है तो पहला तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि किस तरीके से इसका जो डिवीजन है वो किस तरीके से है। दूसरा ये है अकाउंटेबल कब होगा वो, जब वो काम हो जाएगा, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिल जाएगी, जब वो काम हो रहा है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस का पार्ट जो है वो तो आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो एंड जो उसका टास्क आफ्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो वो आपका बन जाता है आपकी अकाउंटेबिलिटी। तो जनरली इट हैपन्स आफ्टर कोई सिचुएशन हो जाती है तो वो तो होती है अकाउंटेबिलिटी, और जो कोई चीज ऑनगोइंग होती है तो वो होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज और हम इसमें कह सकते हैं कि ये टास्क फोकस्ड है, मतलब कोई काम है तो उसमें उसको फोकस्ड रहती है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिजल्ट फोकस्ड है कि मतलब उस टास्क का पर्टिकुलर क्या काम का रिजल्ट होना चाहिए था, तो उसको फोकस करके हम अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। उस काम को करने की किसी को कोई काम करना है तो उसको जस्ट उस पे अकाउंटेबिलिटी डिसाइड नहीं हो जाती, उसका क्या आउटपुट आएगा उस पे अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में। हालांकि दोनों लगते ऐसे हैं कि दोनों साथ चल रहे हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर यहाँ है तो अकाउंटेबिलिटी उसका एंड है। इस तरीके से आप उसको समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर चल रही है उसके बाद जो चीज होगी तो वो दैट विल बी योर अकाउंटेबिलिटी। यहाँ वो अकाउंटेबिलिटी का रोल आएगा और इस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस में जो चीज होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई होप कि कुछ चीज आपको क्लियर हुई होगी। यस सर। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग? इतना भी बता दो कि कुछ चीज समझ में भी आई, कुछ काम का सेशन भी रहा या नहीं रहा, या अपन ने ऐसे टाइम वेस्ट किया, या अपने को नहीं आगे सर ऐसा नहीं है, बहुत
इट इज़ वेरी बेनिफिशियल सेशन सर रियली, क्योंकि एक एथिक्स एक बहुत सर एक वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी जो नया सब्जेक्ट सभी के लिए, और इसकी जो ये टर्मिनोलॉजी है ये सभी के लिए एक डाउटफुल रहती है हमेशा कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये काफ़ी अच्छा सेशन है सर। और भी कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो प्लीज बताएं, कोई डाउट, कोई चीज सजेस्ट करना चाह रहे हो या एंड अब आप जी बताइए सर धर्म, बोलिए। एक्सक्यूज मी सॉरी, हाँ बताइए। मैं ये भी कह रहा हूँ सर, जो ऐसे सेशन है सर जो हर जो छोटा सब्जेक्ट है, जैसे बीच की जो टर्मिनोलॉजी है, आप जैसे आज ये प्रयास किया है, नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में भी कमिंग डेज में, ताकि रिवीजन भी हो जाए, और जो एक डायलेमा रहता है बीच में टाइम माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी क्लियर हो जाए बीच में। ये एक सजेशन है, इफ यू कैन हम लोग जो अपना क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं उसमें अभी हम लोगों ने यही प्लान किया है कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, राइट है सर ना, राइट, स्पेशली जो नए 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्लस नए तो नहीं, मतलब वो जो छोटे हैं, जो सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, बिहेवियर है, लॉ है, हाँ और प्लस एथिक्स और पबैड का जो चीज़ें हैं, उनको हम इस तरीके से ही एक एक 2 घंटे के सेशन में टर्मिनोलॉजीज आपके साथ में रिवाइज करवा देंगे आपको, जिससे आपके लिए वो एक रेडी रेकनर हो, क्विक रेफरेंस में आप उसको यूज कर सकें। टर्मिनोलॉजीज नहीं, उसके पार्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, पर उसमें होगा ये कि 50 एसेंशियल या 100 एसेंशियल टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें तो पढ़ना, पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर भी स्किप करनी पड़ी, क्योंकि 1-1.5 घंटे का सेशन अभी अपन हो ही चुका है, तो ज़्यादा वक्त भी आपका ख़राब नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अगर कोई इनपुट मिल सकता है तो वो आपको देने की कोशिश करनी है। तो इस आइडिया से ही अभी हम लोग जो अपना जो लेकर आ रहे हैं क्रैश कोर्स का आइडिया, तो वो हम इसी तरीके से करेंगे। कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है या कोई बात अपनी कहना चाहता है? कोई भी कुछ नहीं पूछना चाहता है, मुझे लगता है कि सबको सब कुछ आता है। और सर एक डाउट हाँ और पूछिए। है। बताओ। सर जैसे कल सौरभ सर बता रहे थे कि कुछ इंसिडेंट्स, कुछ इवेंट्स हम पढ़ते हैं करंटली, तो अगर उनको हम क्वेश्चन में इनकलकेट करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सुंदर दिखता है। तो सर ऐसे इवेंट्स तो समझ आ जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट एक चर्चा में चल रहा है, नोवाक जोकोविच है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उसके चलते उनको एक टूर्नामेंट खेलने नहीं दिया गया। और एक हमारे दौसा डिस्ट्रिक्ट में जब वैक्सीन ड्राइव के लिए जब लोग गए तो वहाँ की जो लेडीज हैं वो कुल्हाड़ी वगैरह लेके उनके पीछे दौड़ी। तो ऐसे इवेंट्स तो सर, जो ये समझ आ रहा है कि इनको हम क्वेश्चन में डालेंगे, पुट करेंगे तो इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन इनको कैसे यूज करें, मतलब कैसे इनको यूटिलाइज कर सकते हैं आंसर के साथ? देखो, पहली बात तो अब जैसे ये स्पेशली इस तरीके के सिनेरियोज जो भी आपने बताए हैं, ये सिनेरियोज फिलोसॉफिकल या मतलब इस तरीके के जो डिबेट वाले क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहली चीज तो यही है कि वो वहीं पे यूज हो पाएंगे, क्योंकि आप हर आंसर में तो इस तरीके की जो इश्यूज हैं या रेजिस्टेंस हैं वहां उसको कोट नहीं कर पाएंगे। या आपको लेट्स से कि अगर मान लो क्या चैलेंजेस फेस करने, लेट्स से क्वेश्चन आ गया कि वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो देयर यू कैन पुट दीज क्वेश्चंस। तो अगेन इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, ये फिर वापस सब्जेक्टिविटी की तरफ चला गया, बट उसका बेटर तरीका यही है कि जो कीवर्ड की जो प्रैक्टिस आपको हम करने के लिए कह रहे हैं, या जो माइंड मैपिंग हम आपको करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें आप उसको इंटरलिंकिंग करना शुरू करिए। उससे आपको समझ में आएगा कि वो चीज कहाँ यूटिलाइज हो सकती है। फिर कहीं अब जब आप कोई चीज हमारे सामने रखेंगे, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स तो एंडलेस हैं, इसको कवर कर पाना या मतलब हर आदमी एक ही तरीके का एग्जाम्पल सोच रहा होगा, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। कोशिश करेंगे हम भी आपको जो जहाँ जो डिस्कशन हो रहे हैं वहां पे अगर किसी चीज को रिलेट कर सकते हैं तो उसको रिलेट करने की, करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से रिलेट करने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ आए कि आप उस आंसर में किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर दे पाना तो बहुत मुश्किल है कि कैसे यूटिलाइज करें। आपको जो इंटरलिंकिंग है, वो इंटरलिंकिंग के लिए ही जो माइंड मैपिंग की एक्सरसाइज है उसको मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूँ कि आप जब करने लगेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। थैंक यू सर। कोई और? सबको ही मैं अनम्यूट करता जा रहा हूँ, कोई भी कुछ भी पूछना चाह रहा है, कुछ भी बोलना चाह रहा है तो बोलिए, नहीं तो फिर अपन 9 बजे सेशन बंद कर देंगे।
इसलिए 4 मिनट हैं। यस बसंत जी रेगुलर क्वेश्चन पूछने वाले आदमी हैं। हेलो हाँ बसंत जी पूछिए, ये बताइए जो भी बताना चाह रहे हैं। सर, जैसे अभी धर्म जी ने पूछा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस, वैसे सर एक चीज मैं भी ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि शक्ति और सत्ता में क्या डिफरेंस है सर? जैसे मैं चाहता हूँ कि वैसे तो पबेड का भी सर ऐसा है, मतलब तो रूट वर्ड्स हैं या फिर जो कीवर्ड्स हैं उनका एक बार से अगर एक सेशन हो जाता तो सर बेटर होता, क्योंकि कुछ बहुत ही साइंटिफिक और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं सर पबेड में भी। तो सर पहली बात तो ये है कि सर एक सेशन ये हो जाता, तो दूसरी बात ये है कि अगर ये डिफरेंस सत्ता और ये शक्ति में क्या डिफरेंस है सर? मैं तो जेनरिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। अब पावर इज सत्ता है ना, जैसे अभी एक वर्ड और जो अगर मैं चाहूँ तो इसमें वेदता और आ जाता है कि वेदता भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ वर्ड है, उसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बताइए। लेजिटिमेट होना एक मतलब लेजिटिमेसी क्या होता है कि कई बार आपके पास पावर है, अब पावर की वजह से लेजिटिमेसी का जो आइडिया है वो अगर अपन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो मैं उनका मेरे फिलोसोफर का नाम ही भूल गया, रशियन रिवोल्यूशन से रिलेटेड आइडिया है, और कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो फॉलोअर फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज दिया था। मैं एक बार नाम तो आपको कंफर्म करके बताऊंगा, मैं नाम एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। बट लेजिटिमेसी क्या होती है कि आपने पावर से सत्ता तो हासिल कर ली, पर वो सत्ता हासिल करने को की एक्सेप्टेंस अगर लोगों में नहीं है तो एक लेजिटिमेट तरीके से पावर नहीं आपने ली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली पावर के थ्रू, बट वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि नहीं। अब लेजिटिमेसी भी क्या होता है, दो तरीके से होती है। एक तो इंटरनल लेजिटिमेसी कि आपकी जो खुद पब्लिक है वो आपको लेजिटिमेट सरकार मान रही है कि नहीं मान रही। फिर बाहर जो सॉवरेन प्लेयर्स हैं, स्टेट एक्टर्स हैं अलग अलग, वो आपको उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तिब्बत की अगर हम बात करें तो तिब्बत की एक सरकार जो है वो दलाई लामा के उसमें चलती है, तो वो उसको उसकी लेजिटिमेसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसमें तिब्बतियन सोसाइटी में है, बट उसको चाइना गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट नहीं मानती। समझ रहे हो आप बात? तो ये जो कनेक्शन है ये लेजिटिमेसी का है पावर और सत्ता के साथ में। एक्सेप्ट जो पीपल है उसके अलावा भी कुछ लेजिटिमेसी का कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब किसके सामने लेजिटिमेट होना रहता है? मतलब जनता तो है ही, जनता तो नहीं, वो डिपेंड करता है ना एक्चुअली किस सिनेरियो में अपन बात कर रहे हैं। जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं अगर अपन पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो पावर तो है बट उसको हम पावर को मानते नहीं है या उसको हम उसकी वैधता को नहीं मानते हैं, तो वो लेजिटिमेसी देने वाले जब अगर हम जैसे अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करी जाए अपने, तो फिर वैधता का मतलब क्या मतलब? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सर ही देंगे। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से। हर्ष सर आप कुछ बता सकते हो तो बताइए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा आज इनसे धर्म से भी मेरा डिस्कशन हो रहा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जिस तरीके का आज मैंने अभी लेक्चर लिया है वो सिमिलर टाइप ऑफ लेक्चर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रेडी हो रहा है, तो उसमें आपको उसको ज्यादा क्लियरली सर बताएंगे। क्योंकि सर ये वाला सब्जेक्ट भी सर इतना ही मतलब मुश्किल है कीवर्ड्स के सेंस में कि मतलब समझना वो मतलब आपकी बात ले लिया वो उसको मैंने इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से, क्योंकि मैं आपको आधी अधूरी बात बता दूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा, है ना? ओके, गॉट इट जी। और कोई
कोई कुछ बताना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है? हाँ ना तो बोल दो, कोई भी बोल दो भाई। लेजिटिमेसी का पॉलिटिकल फिलोसोफर मेरे को याद नहीं आ रहा। एनीवन, कोई और कोई बात बोलना चाह रहा है या कुछ बताना चाह रहा है तो प्लीज बताएं, या कुछ क्वेश्चन है, कोई बात है? ठीक है, आई थिंक अब लोगों को डाउट्स नहीं है और कोई इस तरीके का चीज़ भी नहीं है जो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि जो आज का जो सेशन था वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो, और आगे भी इस तरीके के सेशंस जो हैं वो प्लान करेंगे। एक और चीज़ मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि सैटरडे को जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग सेशन है वो हम करेंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे, वैसे जो टॉपिक्स हैं कि कौन से किन सब्जेक्ट्स पे होगा वो अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश का जो ग्रामर का पार्ट है उसके भी 5-10 क्वेश्चंस हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे, जिससे कि उसकी भी प्रैक्टिस आपके साथ हो। एक और चीज़ मैं कल तक आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो भी कुछ ऐसे के टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने दिन बाद में वो क्वेश्चंस आपको, ये वो एसेज आपको लिखने हैं और किस डेप्थ में किस तरीके से उसको आपको अप्रोच करना है। तो आई एम श्योर कि जो ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं इससे आपको कुछ फायदा हो रहा होगा, और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है सबको, और अदरवाइज वी विल वाइंड अप। Okay, thanks a lot for joining us. All the best.